आज मैं आपके सामने मनी एंड क्रेडिट क्लास 10th का जो टॉपिक है वो लेके आई हूँ। तो इसमें हम सबसे पहली बात जो है वी हैव टू क्लियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज़ मनी। मनी क्या होता है? मनी क्या होता है? एक मीडियम होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है क्रेडिट। क्रेडिट भी है आजकल जो है, आप सब जानते हैं। क्रेडिट का मतलब बेसिकली कई वे में आप ले सकते हैं, इकोनॉमिकल टर्म है। इसको आप इस बेस पे भी ले सकते हैं कि किस बेस पे डेबिट होता है या क्रेडिट होता है अमाउंट, या यूज़ ऑफ इस चैप्टर में हम देखते हैं किस तरीके से उसका वे होता है। वी हैव टू लेट स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट वन वी ऑलरेडी डिस्कस मनी। मनी है क्या? मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में इसे यूज़ किया जाता है इन ट्रांजेक्शन। जब भी आपको किसी को पैसा भेजना है, किसी से पैसा लेना है, पैसे को ही मीडियम बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आज मनी का यूज़ है, इट मीन्स कभी ना कभी मनी नहीं था तो किसी और वे में इसका यूज़ होता है। तो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वैसे हम जानते भी हैं मनी जो है मीडियम से पहले बार्टर सिस्टम चलता था। हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं। बार्टर बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स जो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। चीज़ों को या सर्विसेज, सर्विसेज भी दे सकते हैं, सर्विसेज भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज था और अभी मनी उसके प्लेस पे है इन बार्टर सिस्टम। हम सब जब बात करते हैं बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था बेसिकली, हम सब जानते हैं कि जब ज़रूरत होती थी जिस चीज़ की, हमें उस पर्सन से वो चीज़ लेनी होती थी। इन बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, वहाँ गुड्स एक्सचेंज होती थी, मनी का कोई यूज़ नहीं था। और एक वर्ड है जो आप सब देख रहे हैं, डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस का जो मतलब है, डबल कोइंसिडेंस का मतलब है मीन्स जो चीज़, ये एक बहुत गुड्स के साथ जो प्रॉब्लम आई, या हम कह सकते हैं कि मनी की रिक्वायरमेंट कब महसूस हुई, तो वो इसी के कारण हुई। डबल कोइंसिडेंस मीन्स मान लीजिए मैं जो चीज़ बेच सेल आउट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो सामने वाला पर्सन मुझसे लेना चाहता है या उसकी ज़रूरत है वो, और जो वो मुझे बेचना चाहता है वो मुझे उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। इस चीज़ का वेट करना है। अब ये नहीं कि मुझे शुगर चाहिए और किसी को सॉल्ट बेचना है, तो मुझे तो पहले उसको सर्च करना पड़ेगा जो शुगर मुझे दे। तो या जो मैं मान लीजिए मैं व्हीट बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मेरे सामने जो पर्सन है उसे राइस खरीदना है, तो मुझे एक ऐसे पर्सन को देखना पड़ेगा जो व्हीट लेना चाहे मुझसे। इट मीन्स ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इस सिस्टम का, गुड्स एंड सर्विसेज का, कि हमें वांट्स पे डिपेंड होना पड़ता था, ज़रूरतों पे। ये इसेंशियल था। डबल कोइंसिडेंस मतलब दोनों लेने देने को उसको तैयार हो। अब हम देखते हैं इस चीज़ की, इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये मनी का जो सिस्टम आया, ये इसी के बाद आया। सिंस मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट, ये एक मीडियम होता है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब माध्यम है, माध्यम यानी मीडियम है पैसा एक्सचेंज का। अगर हम बात करें तो ये इंटरमीडिएट है, माध्यम है, मीडियम है पैसा एक्सचेंज। इट इज़ कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए इसे मीडियम कहा जाता है। Now you can see two question in your screen. How does the use of money make it easier to exchange of things? जो पहले का सिस्टम था जब गुड्स का यूज़ किया जाता था, तब से मनी ने इस चीज़ को कैसे ईजियर कर दिया, आप लिख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? जैसे नॉर्मली गुड्स के एग्जाम्पल तो दे देते हैं, सर्विसेज के एग्जाम्पल भी आपको देने बार्टर सिस्टम में। जैसे मान लीजिए कि मेरे को अपने घर में सिंपल सी बात है, पुताई करानी है, और किसी पर्सन को अपने घर में मान लीजिए बिजली का काम कराना है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सर्विसेज का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो मेरे यहाँ पुताई का काम करे, यानी पेंटिंग वेंटिंग जो भी हमारा है। और जो दूसरी चीज़ है, दूसरा जो पर्सन है उसे भी एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम जानता हो। तो इसके भी एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आजकल जो है यानी गुड्स और सर्विसेज के बाद जब मनी का सिस्टम आया, तो मॉडर्न फॉर्म किस बेस पे चल रहा है? फर्स्ट यू कैन सी इन द पिक्चर्स, आपको करेंसीज नज़र आ रही हैं, पेपर करेंसी हैं या पेपर नोट्स हैं, और दूसरी ऑफ कॉइन्स नज़र आ रहे हैं आपको। मॉडर्न फॉर्म में नॉर्मली आप देखते हैं या तो पेपर नोट्स चलते हैं, अदरवाइज कॉइन्स चल रहे हैं। इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन्हें क्यों माना जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज ये अथोराइज्ड मीडियम है गवर्नमेंट का।
जैसे देखें इंडिया में भी जो मनी की सप्लाई होती है मार्केट में, जब आती है कोई नया करेंसी नोट आता है तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही आता है। या हाँ, उसे निकालता आरबीआई है, लेकिन पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वर्क होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिजर्व बैंक आरबीआई, अब सब जानते हैं, हम नोट्स पे भी देखते हैं। आरबीआई जो है, आरबीआई वो बॉडी है जो इसे इशू करती है, लेकिन इसके पीछे की जो चीज़ है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई इशू करने वाली अथॉरिटी है, लेकिन इसके पीछे वर्क करे सेंट्रल गवर्नमेंट। द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रुपी, आप सब देख रहे हैं रुपी नज़र आ रहा है आपको, सिंबॉलिक जो है हमारा पेमेंट। ये आप ट्रांजेक्शन में इंडिया में मैक्सिमम यूज़ होता है, और देयरफॉर द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम, इसीलिए ये पूरे भारत में एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट उसके बाद आप लेफ्ट में आरबीआई भी देख रहे हैं। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिपॉजिट्स एंड बैंक। डिपॉजिट्स, मान लीजिए जो हम अपने पास एक्स्ट्रा सेविंग होता है या पैसा हमारे पास खर्च होने के एक्सपेंडिचर के बाद जो सेविंग बच जाता है, दैट इज़ नोन एज द डिपॉजिट्स। और बैंक का क्या रोल है? पीपल होल्ड मनी, आपको पता है कि हमारे पास डिपॉजिट्स होते हैं और वो डिपॉजिट नॉर्मली हम लोग बैंक में जमा कराते हैं। पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। कैसे? कोई भी ऐसे नहीं, पहले आपको किसी भी स्पेसिफाइक बैंक में जीरो बैलेंस से भी या मिनिमम बैलेंस से आप एक अकाउंट होल्डर बन सकते हैं वहाँ पे। बैंक एक्सेप्ट दीज डिपॉजिट, क्योंकि बैंक आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है और आपको उसके लिए इंटरेस्ट भी देता है। आप सब जानते हैं जो भी मनी आप बैंक में रखवाते हैं, जो भी पैसा आप बैंक में देते हैं, जमा कराते हैं, वो डिपॉजिट कहलाता है। और इसके बदले बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। आप जो भी पैसा दे रहे हैं उस पर आपको बैंक कुछ सेविंग पे इंटरेस्ट दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न। और इस सेम टाइम हो सकता है कोई 4 पर्सन पैसा जमा कराने गए, लेकिन 8 पर्सन जो है विड्रॉ करने गए। 8 लोगों को एक साथ ज़रूरत होगी और उन्हें पैसा निकालना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो बैंक का जो मीडिएटर का रोल है, वहीं से बैंक की अर्निंग भी आपको क्लियर नज़र आएगी। नेक्स्ट, हम जब डिपॉजिट बैंक में, जब हम अकाउंट होल्डर होते हैं, हम वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। और जब हम उसी पैसे को विड्रॉ करते हैं, इट इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेविंग होता है तो हम डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जब वो उस पैसे को हम निकालते कब है? जब हमारी डिमांड होती है उस पैसे के लिए, इसलिए इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम उस डिपॉजिट पैसे में से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। पेमेंट थ्रू चेक, आप सब जानते हैं चेक कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो एक सिंपल पेपर है, बट उस पर जो गवर्नमेंट की लीगलाइज फॉर्म में एक्सेप्टेंस या उसका इशू करने का है, इससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। पेमेंट थ्रू चेक बाय पेयर, आप सब जानते हैं दो होते हैं, पेयर और पे। पेयर जो पे करेगा दूसरे के अकाउंट में, वो स्पेसिफिक अमाउंट लिख के और स्पेसिफिक पर्सन या कंपनी को, आप सब जानते हैं कॉर्नर में कई बार एसी पे होता है, यानी अकाउंट पे भी हो सकता है, किसी को आप अकाउंट में भी पे कर सकते हैं। आप देखिए आपको चेक नज़र आ रहे हैं, ये पेपर का, लेकिन इस पे ये जो गवर्नमेंट एक जिस भी बैंक का होता है, जैसे कि ये दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ चेक, गवर्नमेंट उसका आईएफएससी कोड, इसके बाद आपको चेक नंबर नज़र आएंगे लेफ्ट में। ये बेसिक जो कोडिंग होती है बैंक की वो होती है। बैंक की ब्रांच अकाउंट नंबर आजकल ऑलरेडी चेक पे डला हुआ होता है, और जिसको आपको पे करना है उस पर्सन, उस कंपनी का नाम, प्लस आप अमाउंट इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर। बैक साइड पे भी चेक के सिग्नेचर होते हैं। आप चेक पे ओनली लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ना लगा ले उसके पीछे कुछ अमाउंट, और ये स्पेसिफिक जो अमाउंट है उसको भी आपको इंडिकेट करना चाहिए। तो ये चेक पेमेंट से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट, दिस इज़ द मीडियम या रोल ऑफ द बैंक। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या रोल है बैंक का, आपको आपके फिगर में नज़र आ रहा है। डिपॉजिटर आए हैं अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा कराने, पीपल मार्क डिपॉजिट, वो डिपॉजिट करते हैं और बैंक उनको उसके बदले कुछ इंटरेस्ट देता है जब भी वो पैसा निकालते हैं विड्रॉ। इन योर राइट साइड बोरोवर्स, जिन्हें बोरो करना है वो जो है उन्हें लोन चाहिए तो बैंक उनको लोन देता है इन अपर साइड, और जब बैंक उन्हें लोन देता है तो वो बैंक को रीपे करते हैं विद इंटरेस्ट ऑफ दैट
अमाउंट, उस इंटरेस्ट के साथ साथ उस लोन के बेसिक अमाउंट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो उसको इंटरेस्ट भी देते हैं। इसी के बीच का जो मीडियम होता है वो बैंक की अर्निंग है। जैसे कि मान लीजिए 1400 करोड़ रुपीस बैंक ने में है, और लोन उसने जो है पास किया मान लीजिए 1200 करोड़ का। इसके बाद उसने जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे हैं, इट मीन्स जो डिपॉजिटर है उसका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, और जिसको लोन का रीपेमेंट कर रहा है, जो जो लोन को रीपे कर रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू डिपॉजिटर ज़्यादा रहेगा। अब ये ज़्यादा और कम का जो माइनस आएगा, डिफरेंस आएगा, वही बैंक का अर्निंग है, और यही बैंक का सबसे बड़ा रोल है। तो वी हैव टू फिनिश दिस फर्स्ट मॉड्यूल इन दिस वीडियो, और हम अपने बाकी वीडियो में बाकी आगे के टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।